नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द ब्राइटर इंस्टीट्यूट में। इस वीडियो में हम बात करेंगे महाजनपद काल के विषय में। महाजनपद काल महाजनपद काल में भारत में 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं हम उसकी चर्चा यहाँ पर करेंगे। ये वन लाइनर है, आपको रिवीजन में सहायक होगा। वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? उज्जैन का प्राचीन नाम था अवंतिका। राजा तथा राज्य का सही सुमेल करना है आपको, तो यहाँ पर सब सुमेलित है, आपको बस उनको याद रखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर बस याद रखना है, सब सुमेलित है। प्रद्योत राजा थे अवंती के। उदयन राजा थे वत्स के। वत्स वर्तमान में जो कौशाम्बी है इसे बोलते हैं। प्रसेनजीत राजा थे कौशल के, जिसे वर्तमान में अयोध्या बोलते हैं। अजातशत्रु राजा थे मगध के। तो इसको आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे पूछा जा सकता है आगामी परीक्षाओं में। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत की प्राचीनतम प्राप्त सिक्के थे। स्वर्ण, चांदी, ताम्र एवं रांगा में से भारत में जो प्राचीनतम सिक्के हैं वो चांदी के हैं। स्वर्ण के सिक्के भारत में बहुत बाद में कनिष्क के समय जो है शुरू हुए थे। ठीक है, कुषाणों के समय। शाक्य, लिच्छवी एवं यौधेय में से कौन सा प्रारंभिक गणतंत्र नहीं था? तो यौधेय ये प्रारंभिक गणतंत्र नहीं थे। ठीक है, यौधेय प्रारंभिक गणतंत्र नहीं थे। ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था काशी। काशी। उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है। तो उदयन और वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से। उज्जैन, अभी अभी मैंने आपको उज्जैन का नाम बताया, अवंती था। ठीक है, तो याद रखिएगा उज्जैन का जो महाजनपद काल में नाम था वो अवंती था। और जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 अवंतिका, अवंती दोनों एक ही है। ठीक है, और उज्जैन जो है वो क्षिप्रा नदी के तट पे है। क्षिप्रा नदी के तट पे। और यहाँ पर कुंभ मेला भी लगता है, ये भी याद रखिएगा। और उज्जैन मध्य प्रदेश में है। यहाँ महाकाल की एक मंदिर है महाकाल का। कहाँ के अभिलेखीय साक्ष्य से यह प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश पर एक नहर खोदी गई थी? तो कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख में, जो खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख है, उससे यह स्पष्ट होता है कि नंद राजा के आदेश पर वहां पर एक नहर खोदी गई थी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। किस राजा ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था? तो राजा उदयन थे। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र नगर को बसाया था। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य हुआ था। याद रखिएगा, ईसा पूर्व 8वीं शताब्दी से 6ठी शताब्दी के मध्य मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। अगला प्रश्न है, ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों के विषय में किस बौद्ध ग्रंथ में सूचना मिलती है? तो अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है। अंगुत्तर निकाय में सूचना मिलती है। क्या आप जैन ग्रंथ का नाम बता सकते हैं जिसमें 16 महाजनपदों की सूचना मिलती है? कमेंट बॉक्स में बताइए। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वैशाली लिच्छवियों के द्वारा स्थापित किया गया था। लिच्छवी राजाओं के द्वारा वैशाली स्थापित किया गया था। गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था? तो गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था अश्मक। महाजनपद काल प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो जो श्रावस्ती नगर है इसका जो नगर विन्यास है वो अर्धचंद्राकार है। ठीक है, श्रावस्ती वर्तमान में उत्तर प्रदेश का एक जिला है।
मगध की राजधानी कौन सी थी? तो मगध की राजधानी गिरिव्रज और या राजगिरी, ये पहली राजधानी थी, और इसके बाद जो है पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनी थी, याद रखिएगा। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं भी इसी कारणवश मारा गया था? तो ये थे अजातशत्रु। जो हर्यक वंश हैं, हर्यक वंश, इसके जो जितने भी राजा हैं सभी की मृत्यु जो है अपने पुत्रों के द्वारा हत्या करके की गई है, ठीक है। तो अजातशत्रु ने अपने पिता बिंदुसार नहीं बिंबसार की हत्या की थी, और इसी कारणवश अपने पुत्र के द्वारा भी वो मारा गया था। मगध राजवंश का सही कालानुक्रम अधोलिखित है, इसको आप याद कर लीजिए। ये सारे वंश इस क्रम में आए थे। तो सबसे पहले हर्यक वंश था जिसमें अजातशत्रु थे, फिर नंद वंश आता है, फिर मौर्य वंश आता है, और फिर शुंग वंश आता है। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से की थी। और नंद वंश के स्थापना, जब नंद वंश था उसी समय भारत पे सिकंदर का आक्रमण हुआ था। मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ? तो मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार शिशुनाग के समय हुआ था, शिशुनाग के समय पे। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक का संबंध बिंबसार से था, बिंबसार। तो इससे स्पष्ट होता है कि बिंबसार और गौतम बुद्ध समकालिक थे, और अजातशत्रु भी गौतम बुद्ध के समकालिक ही थे। अजातशत्रु युद्ध के मामलों में गौतम बुद्ध से परामर्श भी लिया करते थे कभी कभी। हालांकि गौतम बुद्ध युद्ध के विरोधी थे, फिर भी अजातशत्रु, राजाओं की अपनी टैक्टिक्स होती हैं, वो अपने काम की चीज निकाल ही लेते हैं। पार्श्वनाथ, जंत्रिका, बिंदुसार, शाक्य, स्कंदगुप्त मौर्य एवं चेतक, 5 लिच्छवी में से कौन सा युग्म उपयुक्त जोड़ नहीं है? तो चेतक, अच्छा ये माफ कीजिएगा, ये 5 गलत है। ये इस क्वेश्चन में गलती हुई है, मैं बताता हूँ, आपको फिर समझाता हूँ। देखिए, पार्श्वनाथ का संबंध जंत्रिका गोत्र से था, बिंदुसार का शाक्य से था, स्कंदगुप्त का मौर्य से था, और चेतक का लिच्छवी से। तो इनमें से कौन सा जोड़ी जो है सुमेलित नहीं है? तो चेतक का लिच्छवी से, ओ माफ कीजिएगा, सुमेलित है। तो चेतक का लिच्छवी से सुमेलित है, ठीक है। बाकी सारे गलत हैं, क्योंकि बिंदुसार का मौर्य से था, स्कंदगुप्त का गुप्त से था, ठीक, इसलिए ये गलत है। तो यहाँ पर जो सही है वो है चेतक लिच्छवी। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? तो सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। सूरसेन राज्य का नाम था, मथुरा था उसकी राजधानी। चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? चंपा थी अंग की राजधानी, अंग की राजधानी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी। तो शुक्तिमती राजधानी थी चेदी की, शुक्तिमती चेदी राज्य की राजधानी थी। अजातशत्रु के वंश का नाम था हर्यक वंश, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसे पित्तहंता वंश भी कहते हैं, क्योंकि इसके सभी राजा अपने पिता को मार के राजा बनते थे। राजा नंद का उल्लेख किसके अभिलेख वाला अभिलेखीय प्रमाण में है? तो खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख में राजा नंद का वर्णन किया गया है। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में। अधोलिखित कथन सत्य हैं, तो ये कथन सत्य हैं, आप बस याद कर लीजिए। विश्व के सभी भागों में ईसवी शताब्दी ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो ये दोनों ही सही है कथन, आप बस इन्हें याद रखिए। कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो कालपी नगर यमुना नदी के तट पर है, और ये भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भी कालपी नगर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाता है, तो इसको याद रखिएगा। सही सुमेलित हैं, आप बस इनको याद रखिए। पुरु, इंद्रप्रस्थ, पांचाल, अहिक्षत, कौशल, साकेत और वत्स कौशाम्बी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ, पांचाल की अहिक्षत, कौशल की साकेत और वत्स कौशाम्बी। वत्स राज्य की स्थापना किसने की थी? कमेंट बॉक्स में बताइए। मगध का कौन सा राजा
मगध का कौन सा राजा सिकंदर का समकालीन था? तो घनानंद। घनानंद सिकंदर का समकालीन था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किसे उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी कहा जाता था? तो ये है महापद्मनंद। महापद्मनंद को उग्रसेन या भयानक सेना का स्वामी भी कहा जाता है, ठीक है। और इसकी सेना के बारे में सुन के सिकंदर के सैनिक जो है वो निराश हो जाते हैं और सिकंदर को वापस जाना पड़ता है। किसके शासनकाल में महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था? तो अजात शत्रु के समय में। अजात शत्रु पितृहंता वंश के थे, तो अजात शत्रु महात्मा बुद्ध के समकालीन थे और इन्हीं के समय महात्मा बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था। क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण कहाँ पर प्राप्त हुआ था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? नागदशक। हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। दूसरे परशुराम का अवतार किसको कहा जाता है? महापद्मनंद को कहा जाता है। महापद्मनंद को क्यों कहा जाता है दूसरे परशुराम? क्योंकि महापद्मनंद ने जितने भी क्षत्रिय राजा थे सबको हरा दिया था। ये स्वयं ब्राह्मण नहीं था, शूद्र था। जैसा कि परशुराम, भगवान परशुराम वो ब्राह्मण वंश से थे, लेकिन महापद्मनंद शूद्र से थे। लेकिन चूंकि इन्होंने परशुराम की तरह ही, भगवान परशुराम की तरह ही धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, इसलिए है दूसरा परशुराम भी कहा जाता है। शिशुनाग ने पाटलिपुत्र के अतिरिक्त अपनी दूसरी राजधानी किसको बनाया? तो शिशुनाग ने वैशाली को अपनी दूसरी राजधानी बनाया था, वैशाली को। भारतीय इतिहास में पहली बार किसने एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की? तो जो पहला विशालतम साम्राज्य बनाया वो महापद्मनंद ने बनाया था, जिसका हमें लिखित साक्ष्य प्राप्त होता है। यूनानी आक्रमण। अब हम थोड़ा सा एक और चैप्टर है यूनानी आक्रमण, उसको देखते हैं। तो युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? तो ये था मस्सक। मस्सक ये वर्तमान जो पाकिस्तान का इलाका है, इस इलाके में पड़ता है। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस एक राजवंश का शासन था? नंद वंश का। सिकंदर के आक्रमण के समय नंद वंश का शासन था। किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन मिलता है? विशाखदत्त के ग्रंथों में मिलता है। इनकी एक पुस्तक है मुद्रा राक्षस, बहुत फेमस है, परीक्षाओं में कई बार उसका नाम भी पूछा गया है, याद रखिएगा। सिकंदर में, भारत में सिकंदर की सफलता के निम्नलिखित कारण से इनको आप याद रखिएगा। नंबर 1 है, उस समय भारत में कोई केंद्रीकृत सत्ता नहीं थी, उसकी फौज बेहतर थी, उसे देशद्रोही शासकों जैसे अंबी का साथ मिला था, ठीक है। अंबी जो है तक्षशिला का राजा था, उसने सिकंदर का साथ दिया था, और सिकंदर एक अच्छा प्रशासक था। ये सारी विशेषताएं हैं सिकंदर की, जिसके कारण सिकंदर इतना सफल हुआ। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी बेबीलोन में। बेबीलोन में सिकंदर महान की मृत्यु हो गई, जो कि वर्तमान में इराक में है। सिकंदर एवं पोरस महान की सेनाओं ने किस नदी के सामने पड़ाव डाला था? आमने सामने पड़ाव डाला था। तो झेलम नदी के आमने सामने पड़ाव डाला था, और इसे वितस्ता नदी भी बोलते हैं, और इस युद्ध को वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं। वितस्ता का युद्ध भी बोलते हैं, साथ ही इसे हाइडेस्पीज का युद्ध भी बोलते हैं। और कहा जाता है कि इसमें पोरस की हार हुई थी। हालांकि ये हार जो है, जो यूनानी साक्ष्य हैं वो कहते हैं, जो भारतीय इतिहासकार हैं वो इस युद्ध के विषय में बिल्कुल मौन है। और इस युद्ध के बाद सिकंदर को वापस भी जाना पड़ा था। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि कोई विजेता वापस क्यों जाएगा? अगर उसने युद्ध जीता है तो वो वापस क्यों जाएगा? प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? तो ईरानियों के द्वारा किया गया था। ईरानियों के द्वारा। ईरानी जो सा है, सा, इसको हा बोलते हैं, इसका उच्चारण हा करते हैं, और धा का उच्चारण दा करते हैं, ठीक है। तो सिंधु नदी जो है वो हिंदू नदी इन्होंने पुकारा। सिंधु नदी के उस पार का स्थान हिंदुस्तान कहलाया, और उस पार के निवासी हिंदू कहलाए। तो इस तरह से भारत का नाम, अगर आपसे पूछा जाए कि सिंध का नाम हिंद किसने रखा, तो ईरानी ने रखा, या हिंदुस्तान नाम कहाँ से आया? तो ईरानियों से आया। जब यूनानी भारत आए तो वो उन्होंने इसको और बिगाड़ दिया। वो सिंध को इंड पढ़ा उन्होंने और इंडस बोला, ठीक है। तो इंडिया नाम यूनानियों ने दिया। पहला ईरानी शासक
जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था वो था डोरियस। डोरियस जो है पहला ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भाग पर कब्जा किया था। ये वर्तमान में जो पाकिस्तान का भाग है वहां पर उन्होंने कब्जा किया था। भारत में ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है खरोष्ठी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्तीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबद की कला का प्रचार और स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति। ये सारी विशेषताएं ईरानी आक्रमण का प्रभाव थी भारत पर। नियार्कस, आनेसिक्रिटस, डाइमेकस एवं अरिस्टोब्यूलस में कौन सिकंदर के साथ भारत में नहीं आया था? तो डाइमेकस भारत नहीं आया था। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि ये महत्वपूर्ण वीडियो उन तक भी पहुंच जाए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।